So we'll start with questions of course, basic level questions of NEET and JEE. तो बेसिक लेवल क्वेश्चन एज यू नो टॉपिक वाइज हम लोग करेंगे कवर एंड ये क्वेश्चंस का पर्पस सिर्फ इतना होता है सो दैट यू रिमेंबर बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज. पहला क्वेश्चन, इन एन एसी मेन सप्लाई, इफ एन एसी मेन सप्लाई इज गिवन बाय 220 वोल्ट. अब सबसे पहले जब आपको इफ यू रिमेंबर हमारे यहाँ पे सप्लाई कितना आता है अराउंड 220 230 वोल्ट. वो जो 220 या 230 वोल्ट सप्लाई बोलते हैं ना वो आरएमएस वैल्यू होता है. क्या होता है वो? आरएमएस वैल्यू. तो ये जो 220 वोल्ट बोला है ये कौन सा वैल्यू है? आरएमएस. व्हाट वुड बी द एवरेज ईएमएफ ड्यूरिंग अ पॉजिटिव हाफ साइकिल? एवरेज ईएमएफ ड्यूरिंग अ पॉजिटिव हाफ साइकिल. डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज ईएमएफ? 0.637 into peak value. So if you remember, average value over half cycle is 0.637 times the peak value. ये तो ये नहीं याद होगा तो फिर ये याद होना चाहिए which is 2 by pi. ऐसा आता है. तो इंस्टेड ऑफ 2 by pi ये याद रखो, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट होगा. एंड डू यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर व्हाट इज आरएमएस वैल्यू? आरएमएस वैल्यू क्या होता है? पीक वैल्यू बाय रूट 2. ये होता है ना पीक वैल्यू बाय रूट 2. तो व्हाट इज पीक वैल्यू? रूट 2 टाइम्स ऑफ ए आरएमएस. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from 1 and 2 we will get average value of EMF over half cycle equal to 0.637 peak value. Peak value is root 2 times of RMS value. Simple. Good. और एज आई टोल्ड यू किसी भी सप्लाई का जो वोल्टेज बताते हैं वो होता है आरएमएस. तो आपको यहाँ पे 220 वोल्ट बोला है तो 220 वोल्ट इज नथिंग बट आरएमएस वैल्यू. अब आपको सिर्फ ये कैलकुलेशंस करने हैं. तो 0.637 इंटू रूट 2 इज 1.414 इंटू 220. इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है. अप्रोक्सीमेटली भी कर ही सकते हो बट लुक एट द आंसर्स. अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट वेरी नियर. तो रफ कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? 220 और ये 1.414 मतलब 10 इसको दे दो 14.14 इंटू 22. 14.14 को 14 मान लो. व्हाट इज 14 इंटू 22? अरे 22 इंटू 14 कैसे करेंगे? 22 इंटू 10 इज 220. हाँ कि ना? 220 और 22 इंटू 4 इज 88. कितना? 88. तो 220 में 88 मतलब 90 ऐड कर लो. 310. 310 का 70% 63%, अराउंड 190. 3110 इंटू 6 कर लो ना. 31 इंटू 6 कर लो. व्हाट इज 31 से 190 के आसपास. तो 198 आना चाहिए और आंसर में भी तुमको 198 दिया है. तो जस्ट कैलकुलेशंस का एक पार्ट है. जिनको कैलकुलेशंस नहीं जमते वापस एक बार ध्यान दे दो. आप ये पॉइंट हटाया, इस पॉइंट को शिफ्ट किया. कैसे शिफ्ट किया? ये 10 इसको दे दिया. So it becomes 22 into 14. 22 into 14 मतलब 22 into 10 plus 22 into 4. What is 22 into 10? 220. What is 22 into 4? 88. 220 और 88 मतलब 90. कितना हो गया? 310. 310 का 63% मतलब 60% मतलब बेसिकली तुमको 310 का जीरो भूल जाओ. 31 into 6 करना है. मतलब 31 6 190 के आसपास. तो 190 के आसपास तो ये आ गया तुम्हारा ऑप्शन. तो ये आ गया आपका 198. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, एन अल्टरनेटिंग करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाय. वैसे अभी आपको अच्छे से वेव फॉर्म्स याद होने चाहिए टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. एन अल्टरनेटिंग करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाय I इक्वल टू 20. तो 20 पीक वैल्यू होती है I0. साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस 0.05 पाई. दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड वोल्टेज, सॉरी EMF एंड करंट. और ये 100 पाई ओमेगा. द RMS वैल्यू एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट रिस्पेक्टिवली आर. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, extremely simple. By looking at this equation, you know that this is peak value of current, which is I0. This is omega. आपका पूछा है RMS वैल्यू. हाउ डू यू फाइंड आउट RMS वैल्यू? पीक वैल्यू बाय रूट 2. व्हाट इज पीक वैल्यू? 20.
20/√2, which is basically 10 into 2. 10 into 2 is √2 into √2 upon √2. तो RMS वैल्यू तो आपको मिल जाएगी 10√2, मतलब ऑप्शन नंबर सी और डी में से एक आएगा। और फ्रीक्वेंसी 100 पाई है, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करना इज अ वेरी सिंपल टास्क। यू नो फ्रीक्वेंसी ये ओमेगा आपको दिया हुआ है 100 पाई। व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई है, मतलब 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ इज 100 पाई, तो व्हाट इज एफ? 50। तो फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, 10√2 और 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, if E equals to 100 sin, अच्छा, E equals to 100 sin t, so what is this? This is peak value E0 and this is omega, and I equals to 100 sin, so this is again peak value of current and this is of course omega। दोनों का ओमेगा तो सेम ही आएगा क्योंकि सोर्स सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम ही होने वाला है, ये फेज डिफरेंस है फाई। और करंट इज इन मिली एम्पियर, तो आपको EMF दिया है 100 साइन 100t और I दिया 100 साइन 100t प्लस π/3, बट इन मिली एम्पियर आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो दीज आर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, और दिख भी रहा है कि टाइम पे डिपेंड करते हैं, तो वो इंस्टेंटेनियस ही है। देन द RMS वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट रिस्पेक्टिवली आर, अगेन अ जोक, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पूछा है RMS वैल्यूज एंड यू हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस नाउ। तो RMS वैल्यू इज पीक वैल्यू बाय √2, right? और 100 है, remember 100 this is 100 and what is √2? 1/√2 0.7071, तो 0.7071, तो 70.7 वोल्ट, 70.7 वोल्ट और 70.7 मिली एम्पियर। तो IRMS इज I0/√2, I0 है 100 लेकिन I0 है मिली एम्पियर में, तो वो मिली एम्पियर में आएगा अपॉन √2, तो वही आ गया 70.7 मिली एम्पियर, 70.7 मिली एम्पियर। सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन ए डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज थ्रू अ डिवाइस ऑफ इम्पीडेंस 20 ओहम is E equal to 80 sin 100 pi t. The effective value of the current is, effective value of the current मतलब क्या? इफेक्टिव मतलब पीक वैल्यू पूछा है कि RMS वैल्यू पूछा है कि इंस्टेंटेनियस पूछा है। इंस्टेंटेनियस तो हो नहीं सकता क्योंकि कहीं पे भी टाइम नहीं है इसमें। तो अभी क्या पूछा है फिर, RMS पूछा है कि पीक पूछा है? RMS। तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट मतलब RMS, तो RMS करंट कैसे फाइंड करोगे? RMS करंट फाइंड करने के लिए एज यू नो इट इज द पीक वैल्यू बाय √2। तो पहले तुमको पीक वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, करंट का पीक वैल्यू। अभी वो करंट का पीक वैल्यू कैसे फाइंड करते हो? डू यू रिमेम्बर E इक्वल्स टू IZ, याद है ना? तो E0 इक्वल्स टू I0Z, ऐसा होता है वो। तो अब यहां से तुमको मिल जाएगा I0 इक्वल्स टू E0 बाय Z। तो फ्रॉम 1 and 2, from equation number 1 and 2 you have IRMS equals to, what is I0? It is E0 by Z and of course you have √2 along with it, और E0 की वैल्यू कितनी है? 80 √2, और ये कितना है, इम्पिडेंस कितना है? 20, तो ये आ गया आपका 1 एंड 4, 4/√2 is 2√2, 2√2, √2 is 1.414, मतलब 2.828 एम्पियर, 2.828 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। तो इफेक्टिव करंट मतलब RMS करंट, इफेक्टिव वोल्टेज मतलब RMS वोल्टेज, तो नॉर्मली यहाँ पे RMS की बात होती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, in a circuit the value of alternating current is measured by a hot wire ammeter as 10 ampere, its peak value is, जो क्या है बताओ? ये जो 10 एम्पियर है ये कौन सा वैल्यू है? RMS
एग्जैक्टली, एमीटर मेजर्स एवरेज वैल्यू। तो ये आरएमएस है कि एवरेज है? अगर तुम बोल रहे हो एवरेज है तो फिर क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे? छोटी सी भी गलती की तो तुम गए गए गए। देखो ऐसा है, एमीटर मेजर्स एवरेज वैल्यू, इसलिए तुमको मैंने वो बताया था आरएमएस डिफाइन करते वक्त कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि वोल्ट मीटर और एमीटर क्या मेजर करता है? एवरेज वैल्यू। तो फिर वो तुमको पता ही नहीं होगा कि वो एवरेज वैल्यू मेजर करता है, तो आंसर कैसे आएगा? तो वो एमीटर मेजर्स एवरेज वैल्यू। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वैल्यू? क्या? टू 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 आई नॉट। तो करो, सॉल्व करो, 14.14 आना चाहिए। तो देखो कंफ्यूजन कहाँ होता है, इस टाइप के क्वेश्चन है इजी, बट यू विल गेट कंफ्यूज बिकॉज ये एमीटर है। हमने वहां पे बोला था कि एमीटर मेजर्स एवरेज, राइट? लेकिन रिमेंबर एसी सर्किट्स में जब तक क्लियरली मेंशन नहीं किया हो कि एवरेज वैल्यू है, तब तक किसी को भी एवरेज नहीं मानते। बाय डिफॉल्ट आरएमएस वैल्यू होता है वो, बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट अगर, और ऊपर से तुमने सीखा क्या व्हाट इज हॉट वायर एमीटर? पता है क्या तुमको? तुमने तो एमीटर सीखा ना, व्हाट इज हॉट वायर एमीटर? हॉट वायर एमीटर मतलब आई स्क्वायर आर। हाँ, आई स्क्वायर आर है वो। तो आई स्क्वायर आर तुम कहाँ यूज किए थे? आरएमएस में किए थे। तो ये वर्ड्स तुम नहीं पढ़ोगे तो आंसर कैसे आएगा? उधर ही बोला था मैंने दैट वी यूज हीट टू कंप्यूट टू कैलकुलेट आरएमएस। तो हॉट वायर एमीटर मतलब बेसिकली यूर यूजिंग हीट। तो हीट यूज किया तो वो एवरेज था कि आरएमएस था? आरएमएस। तो ये आरएमएस वैल्यू है। तो वर्ड्स तुमको बता रहे हैं कि ये आरएमएस है, इट इज 10 एम्पियर, एंड यू नो आरएमएस इज पीक वैल्यू बाय रूट टू। Therefore, you have peak value equals to 10 root 2. Root 2 is 1.414 into 10 is 14.14. तो ये जो हॉट वायर वर्ड यूज किया है ना, इट टेल्स यू दैट इट इज आरएमएस वैल्यू। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक। नाउ वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन एसी सर्किट्स। A light bulb is rated 100 watt. Light bulb is rated 100 watt मतलब it needs a power of 100 watt for a 220 volt supply. The resistance of the bulb and the peak value, peak voltage of the source respectively are. तो आपके पास एक लाइट बल्ब है जिसका पावर रेटिंग 100 वाट का है। आप लेके आते हो ना, छोटे छोटे बल्ब मिलते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट टंगस्टन फिलामेंट बल्ब, वो 60 वाट और 100 वाट के वेरिएंट्स में आता है। तो यू हैव अ 100 वाट बल्ब विच इज सप्लाई 220 वोल्ट का लगता है। उसको रेजिस्टेंस पूछा है और आपको पीक वोल्टेज पूछा है। तो हाउ डू यू फाइंड आउट रेजिस्टेंस एंड हाउ डू यू फाइंड आउट पीक वैल्यू? रेजिस्टेंस तो जोक है, बताओ कैसे फाइंड करोगे? नहीं याद? ये याद आ रहा है क्या कुछ? P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। व्हाट इज आर? वी स्क्वायर बाई पी। व्हाट इज वी? वी कितना दिया है तुमको? 220। 220 का स्क्वायर, 220 का स्क्वायर अपॉन पावर रेटिंग कितना है? 100। 100 है ना पावर रेटिंग? यस। ये जो जीरो है ना, इसका स्क्वायर और नीचे हो जाएगा कैंसल, तो सिर्फ क्या बचेगा? 22 स्क्वायर। और 22 का स्क्वायर 484। तो 484 ओहम, 484 ओहम रेजिस्टेंस तो तुमको मिल गया। अब तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर ए और डी तो नहीं है, बी और सी में से एक आएगा। तो अभी बी और सी में से एक आएगा। वैसे तो क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर बी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए बताता हूँ मैं। क्या पूछा तुमको? पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज पूछा है ना। पीक वोल्टेज कभी भी 220 के मल्टीपल्स में नहीं आएगा, क्योंकि वो 70%, 63% ऐसे वैल्यू आती है। गुड। तो चलो अब बताओ पीक वैल्यू कैसे फाइंड करोगे वोल्टेज का? वही आर एम एस वैल्यू है, ये आर एम एस वैल्यू है। तो ए आर एम एस एस ई जीरो बाई रूट टू, और ये ई आर एम एस तो तुमको दिया था 220। तो ई जीरो बाई रूट टू, तो ई जीरो इज 220 इंटू रूट टू। तो 220 इंटू रूट टू इज 1.414। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन कैलकुलेशन। और अभी मैंने बताया था तुमको, ये अभी किया हमने 310 के आसपास। आई टोल्ड यू नाउ नाउ फ्यू मिनट्स बैक। तो 310 के आसपास, 311। डन। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अच्छा ये क्वेश्चन भी जोक है वैसे, थ्योरी बताओ होगा तो ये जोक है। when a voltage measuring device is connected to AC mains, the meter shows a steady input voltage of 220 volt. This means input voltage cannot be AC voltage but a DC voltage. इसका ये मतलब होता है क्या, तुम अगर AC पे कनेक्ट करो तो ऐसा मतलब होता है क्या कि वो DC है, AC नहीं है, ऐसा होता है क्या, मतलब नहीं। मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज इज 220 वोल्ट, ये मतलब होता है क्या, नहीं, क्योंकि ये RMS वैल्यू है, RMS कभी भी पीक से कम होता है, तो ये भी उसका मतलब नहीं होता है। मीटर रीड्स नॉट V बट V स्क्वायर, एवरेज वैल्यू रीड करता है, हाँ ये हो सकता है। एंड इज कैलिब्रेटेड टू रीड रूट मीन स्क्वायर, सही बात है, क्योंकि वोल्ट मीटर और एमीटर क्या मेजर करता है, मीन वैल्यूज, राइट, मीन स्क्वायर वैल्यूज। लेकिन हम उसको कैलिब्रेट करते हैं, मतलब उसका सेटिंग चेंज करके हम लोग उसको क्या रीड करने के लिए लगाते हैं, रूट मीन स्क्वायर, ये हो सकता है। द पॉइंट ऑफ द मीटर स्टक, ये तो एब्सोल्यूट नॉनसेंस, पॉइंटर ऑफ द मीटर इज स्टक बाय सम मैकेनिकल डिफेक्ट। ऑप्शन नंबर सी है, कुछ सॉल्व करना नहीं है इसको, देयर नथिंग टू सॉल्व। अभी इनपुट वोल्टेज कैनॉट बी एसी वोल्टेज, उधर ऊपर बोला है एसी है, फिर नीचे बोल रहा है कैनॉट बी एसी, कैसे हो सकता है, ऑप्शन भी अजीब दिए है। मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट, नहीं, एक ही सेंसिबल ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the instantaneous value of current in AC circuit is I equal to 2 sin 100 pi t plus pi by 3 ampere. The current will be maximum for the first time at, अभी यही क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम क्यों बोला, क्योंकि एसी करंट में पीक होता है, फिर नेगेटिव पीक होता है, फिर वापस पीक होता है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो पहली बार कब पीक हुआ ऐसा पूछा है आपको, तो पहली बार कब पीक हुआ बहुत सिंपल है, आई इक्वल टू 2 साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 एम्पियर, ऐसा आपको दिया हुआ है। अगर करंट साइन या कोसाइन पर डिपेंड करता है तो करंट पीक कब होगा, जब साइन या कोसाइन की वैल्यू पीक होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू ऑफ साइन और कोसाइन, कितना होता है 1, कितना होता है 1। सो देयरफॉर करंट विल पीक, आई एक्सपेक्ट नाउ, आई एक्सपेक्ट कि तुमको अभी प्रिंसिपल वैल्यूज वाला कॉन्सेप्ट याद है, हमने एक बार पहले भी यूज किया है। तो करंट विल पीक व्हेन साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 1, और साइन की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे होती है, पाई बाई 2 पे, तो ये आ गया साइन पाई बाई 2, विच मीन्स दिस टोटल फेस इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 ये आ गया इक्वल टू पाई बाई 2। सो देयरफॉर यू कैन से 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब अगर तुमको पाई पाई में थोड़ा कंफ्यूजन हो तो कुछ नहीं है, 90 और ये 60 है, ये 90 है ये 60 है, 90 और 60 है तो 30 होता है, और 30 कितना होता है, पाई बाई 6 होता है, बराबर, गुड। तो दैट्स हाउ यू आर सपोज टू वर्कआउट। तो ये पाई और ये पाई हो गया कैंसल, तो टी कितना आ गया 1/600, तो 1/600 ऑप्शन नंबर डी। चलो मैं तुमको थोड़ा सा एक अल्टरनेट वे बताता हूँ इसका, अल्टरनेट। पहले फर्स्ट थिंग इज, थोड़ा सा मैथमेटिक्स तुमको लगने वाला है, अगर मैथ्स अच्छा है तो ही वो सेकंड, तो ही अल्टरनेट मेथड यूज करना, नहीं तो ये मेथड तुम्हारे लिए ठीक है अगर मैथ्स अच्छा है तो। द आइडिया इज, मैं फिलहाल पाई बाई 3 इग्नोर कर रहा हूँ, मैं उसको बाद में लाऊंगा। अगर पाई बाई 3 नहीं होता मतलब फेज डिफरेंस नहीं होता, तो उस केस में यू सी दिस इज वन फुल साइकिल, बराबर। और तुम्हारे पास जो फ्रीक्वेंसी था ना ओमेगा, वो 100 पाई था, और ओमेगा होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, 2 पाई बाई टाइम पीरियड, ये हो गया 100 पाई, तो टाइम पीरियड हो गया 1/50, बराबर, 1/50, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 1/50, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, टाइम पीरियड का आधा, मतलब 1/100, राइट। तो ये आपका 1/100 वाला पॉइंट आ गया, और ये क्या हो गया, उसका भी आधा 1/200, तो 1/200 आ गया, सही है। अभी हमारा आंसर 1/600 क्यों आया, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा पाई बाई 3 है तुमने काउंट नहीं किया, तो इसलिए अगर इफ यू हैव गुड मैथमेटिक्स तो आप ये पाई बाई 3 इंक्लूड करके ओरली कैलकुलेशन कर लेते। व्हाट इज पाई बाई 3 वैल्यू, 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है ना, होता है कि नहीं, राइट। फुल साइकिल
फुल साइकिल, कनेक्ट करो, फुल साइकिल कितना डिग्री होता है 360, तो 60 डिग्री 360 का कितना पार्ट है 1/6, इट इज 1/6, 60/360 इज 1/6, कितना 1/6, पक्का, ये दिमाग में रखा नंबर 1/6। ओमेगा क्या था 100 पाई, टाइम पीरियड कितना आया 150, फिर यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा, अगर यहाँ से यहाँ तक 150 है तो ये कितना आया, कितना आया 1/100, कितना आया 1/100, 1/100 आया कि नहीं आया, पक्का पक्का, श्योर श्योर। और तुम्हारा वो जो एक्स्ट्रा फेज है, एक्स्ट्रा फेज वो कितना है 1/6, 1/6 और 1/100 कितना होता है 1/600 होता है। तो इट इज ओके, यू आई वुड सजेस्ट कि यही फॉलो करो तुम, क्योंकि फिर मैथ्स में थोड़ा गड़बड़ कर दिए ना तुम तो गए, आंसर गया। तो डायरेक्ट ही आता है वो, बट एनीवेज आई विल जस्ट टेल यू टू फॉलो दैट पर्टिकुलर वे। अगला क्वेश्चन, अब ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। The voltage of an AC supply varies with time t as V equal to 120 sin 100 pi t cos 100 pi t. The maximum voltage and frequency respectively are, maximum voltage तो peak value होती है, बराबर, तो peak कितना है इधर 120 नहीं है, नहीं है, वो 120 नहीं है, वो 60 है। क्यों 60 है, क्योंकि ये 120 साइन ऑफ 100 पाई टी और कॉस ऑफ 100 पाई टी, ऐसा था ना, कॉस ऑफ 100 पाई टी। तो व्हाट वी विल डू इज, इसको हम लिखेंगे 60 इंटू 2, दैट इज 120, साइन ऑफ 100 पाई टी कॉस ऑफ 100 पाई टी, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन ऑफ 2 थीटा, तो 60 साइन ऑफ 200 पाई टी। अब पीक वैल्यू ये आ गया तुम्हारा, पीक वैल्यू 60, तो पीक वैल्यू 60, और क्या पूछा आपको फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो यहाँ से मिल जाएगा तुमको, ओमेगा आ गया तुम्हारा 200 पाई, राइट, और ये होता है 2 पाई एफ, तो ये हो गया 100, तो 100 यहाँ से तुमको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी, इन दोनों से मिल जाएगा तुमको फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल्स टू 100, तो 60 एंड 100, 60 एंड 100, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the RMS current is in a 50 hertz AC circuit is 5 ampere, the value of current 1/300 seconds after its value becomes 0 is। हमारे पास एक सर्किट है जिसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का है, उसमें आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज 5 एम्पियर, तुमको पूछा है 1/300 सेकंड के बाद, कब करंट के लिए जीरो होने के 1/300 सेकंड के बाद वैल्यू ऑफ करंट इज, क्वेश्चन समझा। इफ द आरएमएस करंट इन अ 50 हर्ट्ज एसी सर्किट इज 5 एम्पियर, the value of the current 1/300 second after its value becomes 0 is, बताओ क्या करेंगे। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी अज्यूम कर लेंगे, वेरी गुड, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी अज्यूम कर लिया, सही है। अब आई नॉट कैसे फाइंड करते हो, तो आई आर एम एस तुमको दिया हुआ है, तो आई आर एम एस इज आई नॉट बाई √2, तो आई नॉट इज आई आर एम एस √2, और आई आर एम एस कितना दिया, आई आर एम एस 5, तो ये आ गया 5√2, तो आई नॉट 5√2 आ गया। और ओमेगा कैसे फाइंड करते हो, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है तुमको 50 हर्ट्ज का, तो 2 पाई इंटू 50, मतलब ये हो गया तुम्हारा 100 पाई, गुड। तो फिर तुमको आई मिल गया तुमको आई नॉट विच इज 5√2 साइन ऑफ 100 पाई टी, 100 पाई टी, ये मिल गया तुमको इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन। अब तुम इस इक्वेशन में किसी भी टाइम के लिए, for whatever time you want, you can find out the current, just put t equals to 1/300 here, so therefore I equals to 5√2। और अच्छा एक बात ये भी है कि cos क्यों नहीं इमेजिन किया, अगर ऐसा बोला हो कि जीरो होने के एक 1/300 सेकेंड्स बाद, जीरो होने के t सेकेंड्स के बाद, जीरो होने के सम टाइम के बाद, तो कभी भी साइन लेना, क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है लेकिन cos 0 पे 1 होता है, तो अगर cos ले रहे हो तो तुमको वो जो एक्स्ट्रा फेज है वो भी चेक करना पड़ेगा। तुम हमेशा अगर ऐसा क्वेश्चन हो, ईएमएफ के लिए हो या करंट के लिए हो,
जीरो होने के इतने टाइम के बाद कितनी वैल्यू, तो हमेशा साइन फॉर्म लेना पड़ता है। तो ये एक चीज यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, 100 पाई और व्हाट इज टाइम 1/300, तो आई इक्वल्स टू 5√2 साइन ऑफ π/3, व्हाट इज साइन ऑफ π/3, √3/2, तो साइन ऑफ π/3 इज √3/2, तो 5 to √3/2 बराबर, तो ये आ जाएगा 5√3/2, क्या है ऑप्शन नंबर बी 5√3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, this is again a simple question. For a domestic AC supply of 220 volt at 50 cycles per second, 50 cycles per second में तो फ्रीक्वेंसी होता है, और 220 वोल्ट बोला है मतलब वो आरएमएस वैल्यू होता है। गुड। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ 2-पिन इलेक्ट्रिक आउटलेट इन अ रूम इज गिवन बाय, क्या पूछा पहले वो समझ लो। ये 2-पिन इलेक्ट्रिक आउटलेट दिख रहा होगा यहाँ पे, वैसे वैसे वो 3 पिन है, टोटल 5 पिन है उसमें से 3 ही काम में आते हैं मैक्सिमम। पहले 2 पिन होते थे, 2 पिन, अभी 3 पिन, पहले 2 पिन ही होते थे आउटपुट, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स में होता है, तो 2 पिन बराबर। गुड, देन एंड दे आर आस्किंग यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ 2 पिन आउटलेट इज गिवन बाय, वो पोटेंशियल डिफरेंस एसी होगा कि डीसी होगा, एसी होगा, और वो एसी होगा तो एसी चेंज होता है विद टाइम, मतलब वो इंस्टेंटेनियस पूछ रहे हैं आपको, हाउ डू यू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या ईएमएफ, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर दैट, v of t इक्वल्स टू v0 cos ऑफ ओमेगा टी। अब बोलोगे cos क्यों यूज किया, आ जाता ऑप्शन देख लो, सब cos है, तुम साइन भी यूज करते हो, लेकिन ऑप्शन देख लो, cos है क्या है। अभी से तुमको v0 फाइंड करना है, क्योंकि तुमको ओमेगा तो पता है 2πf, और v0 कैसे फाइंड करते हो, व्हाट इज vrms v0/√2, तो व्हाट इज v0 vrms√2 cos of 2πf t, what is vrms given to you 220, तो 220√2 cos of फ्रीक्वेंसी कितना है 50 है, 50 into 2 कितना है 100 है, तो 100 पाई टी हो गया, आंसर खत्म। 220√2 cos 100 पाई टी कहाँ पे है, 220√2 cos of 100 पाई टी, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7, आई विल गिव यू 24 आवर्स, एक्चुअली 23 आवर्स टू सॉल्व, and tomorrow we will discuss, but you have to think, it's a good question, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 8, in a pure inductive circuit or in an AC circuit containing inductance only, इंडक्टिव सर्किट में कौन लीड करता है, ईएमएफ, कौन लैग करता है, तो बताओ आंसर क्या आएगा। करंट लीड्स, नो, करंट लैग्स, यस, बाय 90 डिग्री, यस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल व्हेन, रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल मतलब इंडक्टर, तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात हो रही है। तो द रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल व्हेन यूज्ड इन अ डोमेस्टिक एसी पावर सप्लाई 220 वोल्ट 50 cycles per second is 50 ohms. The inductance of the coil is nearly, simple सा क्वेश्चन है। Do you remember what was the formula for inductive reactance? ओमेगा एल, वेरी गुड। तो एल क्या हो गया, एक्सएल बाय ओमेगा, और एक्सएल बाय ओमेगा, ओमेगा इज 2π इंटू एफ। एक्सएल की वैल्यू कितनी दी हुई है 50 ओहम, 2π इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी पे कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, गुड, डन, हो गया, आ गया आंसर, हो गया ना आंसर, आ गया, 50-50 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। You know 1/2 is 0.5, yes, and do you know 1/pi is 0.318, बराबर, तो how much is this roughly 0.16, तो it is approximately 0.16, इसको 0.32 मान लूँ तो 0.16 ही आ जाएगा वो, तो 0.16 हेनरी, ऑप्शन नंबर डी।
तो यहाँ से डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा 1/2 पाई, 2 पाई 6.28, तो 1/6.28, 1/6 is 0.16 हो गया, डन। अगला क्वेश्चन, a pure inductance coil of 30 millihenry is connected to an AC source of 220 volt. The RMS current in the coil is, RMS current पूछा है, how do you find out RMS current? Peak value by √2, बराबर। how do you find out peak value of current? A0 by Z, सही बात है, बराबर, पक्का पक्का, गुड। ये सब नहीं करना था, ERMS अपॉन √2, पक्का। अरे हाँ, यू हैव टू थिंक अबाउट द शॉर्टकट्स। RMS वैल्यू ऑफ करंट पूछा है, मतलब I0 by √2। मैंने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की, उसमें गए। व्हाट इज I0? जल्दी बोलो। E0 by Z, √2Z। लेकिन जब है ही ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट, तो Z इज ओनली XL जो तुमको दिया हुआ है, और XL कैसे निकालते हो, तुमको क्या दिया हुआ है? इंडक्टेंस दिया हुआ है, बराबर, और ये Z होगा XL। तो हाउ डू यू फाइंड आउट XL? ओमेगा L। अब ओमेगा L, ओमेगा कहाँ से मिलेगा तुमको बताओ? किसने बोला 50 हर्ट्ज? किसने बोला 50? ऐसे थोड़ी है, 220 वोल्ट है तो 50 हर्ट्ज होगा। तो क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है हमको, तो ट्रायल एंड एरर वी विल थिंक व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। तो एक्सएल इज ओमेगा एल। ओके, व्हाट इज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज? ये आरएमएस वैल्यू है, मेरे को पीक वैल्यू बताओ। ये आरएमएस √2 इज पीक। मैं इसलिए तुमको बोल रहा था कि थोड़ा सा तुम शॉर्टकट्स पे ध्यान दो, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। मैं बताता हूँ क्यों। आई टेल यू इन अ वाइल। व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई एफ को मैं क्या लेने वाला हूँ? कितना? 50। √2 कैंसल, √2 कैंसल, तो 220 अपॉन ये कितना हो गया? 100 पाई। ओके, व्हाट इज इंडक्टेंस का वैल्यू? 30 मिली हेनरी। 30 मिली हेनरी 30 मिली हेनरी 10⁻³ ये देखो, ये 10⁻³ नीचे 10⁻3 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 3 पाई और ऊपर कितना है? 220 और 3 पाई। 220 और 3 पाई, 220 और नीचे 3 पाई। पाई 22/7, 1/10, बराबर। तो कितना हो गया? 70/3। हाउ मच इज 70/3? अराउंड 23, तो अराउंड 23। देखो तो ऑप्शन नंबर बी है क्या? चेक करो। यस। अब ये कुछ नहीं करना, ये कुछ भी नहीं करना, ये इतना घुमा फिरा के क्यों सॉल्व करना है तुमको? यू हैव टू ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये जो तुम E=IZ लिखते हो ना, E=IZ, ये E0 = I0 Z के लिए भी एप्लीकेबल है, ये ERMS = IRMS Z के लिए भी एप्लीकेबल है, ये हर एक वैल्यू के लिए सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस? यू कुड हैव डायरेक्टली रिटन ऐसा, ऐसा। तो व्हाट इज IRMS? तुमको IRMS ही फाइंड करना था ना? यस। तो व्हाट इज IRMS? ERMS अपॉन Z, बराबर। और ये Z तो सिर्फ है ही XL, और ये XL ये है ओमेगा L, और ओमेगा है 2πfL। तो तुम्हारा काम जब डायरेक्ट हो रहा है, व्हाई डू यू वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यूज? जरूरत ही नहीं था। ERMS कितना है? 220 अपॉन 2πf, 2 पाई इंटू 50 मतलब 100 पाई और इंटू इंडक्टेंस की जो 30 मिली हेनरी थी, वही अभी हमने सॉल्व किया, और 30 का 0 और ये 100 और वो 10 से कैंसिल हो गया, तो 220 अपॉन 3 पाई, और यहाँ हमने अब भी सॉल्व किया। वैसे तुम 22/7 नहीं भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 पाई 10 के आसपास, तो आंसर तुम्हारा 22 के आसपास, तो 22 के आसपास 23.4 एम्पियर। डन।
वो पीक वैल्यू की टर्म में मत लाओ। अच्छा, अगला क्वेश्चन अभी भी याद रहेगा ये, अगर ये याद रहेगा तो अगला क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा। तो इफ यू नो दिस, you know the next question. A pure inductor of 25 millihenry is connected to a source of 220 volt. Given the frequency of the source is 50 hertz, the RMS current in the circuit is, अभी हमने just देखा, नहीं भी देखा होता तो भी तुमको याद होना चाहिए था। IRMS is ERMS by Z, और इस सर्किट में क्योंकि सिर्फ है ही इंडक्टर, तो सिर्फ इंडक्टिव रिएक्टेंस की ही बात होगी, और वो होगा 2πfL। और ये ERMS की वैल्यू, अब तुमको ERMS दिया नहीं है, हाँ दिया हुआ है, वेरी गुड। तो 220 दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी बोला है यहाँ पे, वेरी गुड। तो ये आ गया तुम्हारा कितना, 100 पाई, और सिर्फ 25 मिली हेनरी है। हमारा काम इतना आसान करते हैं, वेरी गुड, गुड। ये 25 नंबर देख के हमारा काम बहुत आसान हो गया। This is 10 raised to minus 3 and 100. That is 10 raised to minus 1. 10 raised to minus 1 will go up. It will become how much? How much? 10 raised to 2 हो जाएगा ना ऊपर, ये -1 और एक जीरो, ऑलरेडी जीरो है। देखो ऐसा है 220, 10 raised to minus 3, 10 raised to 2, 10 raised to 2 और -3 -1, ऊपर एक जीरो ऑलरेडी है, तो ऊपर बन गया 22 into 100, और नीचे क्या बचा 25 पाई, बराबर, वेरी गुड। 1 and 4, एक्सेलेंट। तो 22 into 4 अपॉन 22/7 हो गया 28। तो आंसर इज 28 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, an alternating EMF of angular frequency omega is applied across an inductance। हमारे पास एक अल्टरनेटिंग EMF है जिसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, हमने एक इंडक्टेंस के अक्रॉस उसको लगा दिया। इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप्ड इन द सर्किट हैज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये हमने जो थ्योरी पार्ट में कवर किया था, अगर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अभी इंडक्टेंस में कौन लीड करता है, EMF। तो EMF कौन सा वेव होता है, कॉस वेव, और करंट कौन होता है, साइन वेव। और आपको इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है, व्हाट इज पावर, E इंटू आई। तो E0 कॉस ओमेगा टी और I0 साइन ओमेगा टी। तो ये आ गया E0 I0 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। इतना तो मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था, और मैंने तुमको ये बोला था कि जब जरूरत पड़ेगी तब मैं इसके आगे का मैथमेटिक्स भी करूंगा डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। उसका रीजन यही था कि मुझे यहाँ पे अभी सिर्फ 2 से एडजस्ट करना है। अगर 2 से एडजस्ट किया मैंने तो फिर तुमको ये मिल जाएगा। वैसे ये E0 I0/2 है, तो E0/√2 I0/√2 है वैसे वो, बराबर। तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ अभी। तो ये E0/√2 ERMS, I0/√2 IRMS, और ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, बराबर। तो अगर सोर्स का फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो इंस्टेंटेनियस पावर का फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है। कितना है, 2 ओमेगा। तो 2 ओमेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर हैज इंटरनल रेजिस्टेंस Rg। तो हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, उसका रेजिस्टेंस Rg है, एंड इंटरनल रिएक्टेंस इज Xg। तो ये जनरेटर का रिएक्टेंस और जनरेटर का रेजिस्टेंस दिया है। इट इज यूज्ड टू सप्लाई पावर टू अ पैसिव लोड consisting of resistance Rg and reactance XL. Good. For maximum power to be delivered from the generator to the load, जनरेटर से लोड पे मैक्सिमम पावर जाना चाहिए। द वैल्यू ऑफ XL इज इक्वल टू, मैं वापस बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। हमारे पास है एक जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। आज आपको पता है, अगर आपको याद होगा, अल्टरनेटिंग करंट हम लोग जनरेट कैसे करते हैं, बाय रोटेटिंग अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉइल है तो कॉइल के पास रेजिस्टेंस होगा क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल का बना है, और उसके पास क्या होगा, रिएक्टेंस, क्योंकि कॉइल है तो कॉइल के पास इंडक्टेंस है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो यहाँ पे
रिएक्टेंस की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है कॉइल की, जनरेटर के कॉइल की। अब ये जनरेटर कहाँ यूज कर रहे हो तुम? जनरेटर कहाँ यूज करते हो? किसी चीज को सप्लाई देने के लिए ना। हम हमारे पास भी जनरेटर्स है, बेसिकली इन्वर्टर्स बोलते हैं हम उसको। इन्वर्टर जनरेटर का टेक्नोलॉजी अलग होता है। तो एनीवेज, तो बस इमेजिन ये इन्वर्टर जब जनरेटर है तो लाइट जाएगी तो वो जनरेटर यूज होगा, तो पैसिव सिस्टम को तुमको लोड देना है। इट इज यूज टू सप्लाई पावर टू अ पैसिव लोड कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो जिसको तुम लोड, मतलब जिसको तुम बैकअप दे रहे हो जनरेटर का, उसका रेजिस्टेंस कितना है? RG, और उसका रिएक्टेंस कितना है? XL। तो अगर तुमको मैक्सिमम पावर डिलीवर करना है जनरेटर से, तो XL की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू थिंक मैक्सिमम पावर। पावर किस पे डिपेंड करता है? E और I, E इंटू आई, ऐसे होता है ना। और अगर आपको याद होगा, हमने अभी एक दो दिन पहले देखा था, इफ यू रिमेंबर, E इक्वल टू आई जेड, तो I इक्वल टू E बाय Z। रिमेंबर, पावर इज प्रोपोर्शनल टू करंट एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पिडेंस। यस, नो, यस, पक्का? तो जब इम्पेडेंस इम्पेडेंस मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगा तो पावर मैक्सिमम होगा। ऐसा अब जब तुम एक जनरेटर से दूसरे को जब लोड देते हो ना, तो उस केस में जो भी जनरेटर का रिएक्टेंस है, कितना जनरेटर का रिएक्टेंस, क्या बोला इधर? XG, राइट। और जहां तुम दे रहे हो सप्लाई, मतलब लोड, उसका रिएक्टेंस और जनरेटर का रिएक्टेंस सेम होना चाहिए, बट कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब कैंसलिंग, कैंसलिंग मतलब माइनस। तो बताओ आंसर। डन। ये हमेशा ऐसा ही होता है, ऑलवेज। कुछ सॉल्व नहीं करना, मैं वापस समझा देता हूँ। यू मे हैव क्वेश्चन मार्क्स, क्योंकि फिर वही एक बात बताओ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। देयर इज अ जनरेटर, गुड। ये जनरेटर कहीं तो यूज करोगे, पैसिव लोड। जनरेटर का रेजिस्टेंस RG, ये भी RG। रेजिस्टेंस कभी तुम कैंसिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि जहां भी तुमने वायर्स यूज किए वहां रेजिस्टेंस आने ही वाला है, नहीं कर सकते कैंसिल। तो ना मैं जनरेटर का रेजिस्टेंस को नलीफाई कर सकता हूँ, ना मैं इसको नलीफाई कर सकता हूँ। रेजिस्टेंस तो नलीफाई होता नहीं है, नलीफाई होता है रिएक्टेंस, या तो कैपेसिटर का या तो इंडक्टर का। इस सर्किट में कैपेसिटर है क्या? नहीं, क्योंकि जब तुमने बोल दिया करंट जनरेटर, तो कॉइल यूज करते हो। कॉइल के पास तो इंडक्टर होता है, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। तो ये हो गया रिएक्टेंस XG, ये जनरेटर का रिएक्टेंस, और XL ये लोड का रिएक्टेंस। यहाँ तक क्लियर है? तुमको क्या चाहिए? पावर मैक्सिमम चाहिए। रेजोनेंस सर्किट याद है तुमको? पावर मैक्सिमम कब होता है? जब करंट मैक्सिमम हो। करंट मैक्सिमम कब होता है? जब इम्पिडेंस मिनिमम हो। इम्पिडेंस मिनिमम कब होगा? जब तुम रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में से एक को तुम नलीफाई कर सकते हो। तो नलीफाई कैसे करोगे? रेजिस्टेंस तो नलीफाई होगा नहीं, कौन होगा? रिएक्टेंस, राइट, बराबर। और अगर जनरेटर का रिएक्टेंस XG है, तो लोड का जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए, बट कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ज्यादा कर दोगे, कम कर दोगे, तो नलीफाई कैसे होगा? तो उतनी ही, मतलब XL शुड बी XG बट विद अपोजिट साइन। कहाँ दिख रहा है ऐसा? ऑप्शन सी। डन, खत्म। तो आई विल अगेन जस्ट ब्रीफ दिस क्वेश्चन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इट इज प्योरली आउट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। अगर मेरे पास जनरेटर है, जनरेटर के पास दो रेजिस्टिव प्रॉपर्टीज है, एक है रेजिस्टेंस और एक है रिएक्टेंस। तो टोटल इंपेडेंस रेजिस्टेंस से आ रहा है और इससे आ रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है? तुम इसको अब तक Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर में सोचते हो, पर वो आया क्यों? क्योंकि वो वेक्टर था। वो अंडर रूट क्यों आया? क्योंकि वो क्या था? वेक्टर। मतलब ओरिजिनली अगर तुमको इसलिए वो था इम्पेडेंस ट्राइंगल याद रखना। अगर वेक्टर फॉर्म में सोचोगे तुम, इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, एक साइड तुम्हारा रेजिस्टेंस है, और एक साइड तुम्हारा क्या था, याद है क्या? रिएक्टेंस। और उसका जो रिजल्टेंट आया वो कौन था? इम्पेडेंस। यू हैव अलोंग द हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, और सामने वाला साइड कौन था? रिएक्टेंस। और ये कौन था?
इम्पेडेंस. तो इम्पेडेंस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दैट. तो अगर मैं उस साइड को एक्सेल बोलता हूँ, तो मुझे अगर पावर मैक्सिमम चाहिए तो इम्पेडेंस मिनिमम चाहिए. अगर इम्पेडेंस मिनिमम चाहिए तो एक्सेल को कैंसिल करना पड़ेगा. रेजिस्टेंस तो नहीं हो सकता कैंसिल, कोई हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस, मतलब करंट और ईएमएफ रजिस्टर के लिए इन फेज होता है, वो कैंसिल होता ही नहीं है. तो ये जो एक्सेल था मुझे उसको माइनस एक्सेल करना पड़ेगा. बराबर, ये माइनस एक्सेल करना पड़ेगा. तो माइनस एक्सेल ही तो किया ना हम लोगों ने. फिर इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज ढूंढते रहोगे उसका आंसर. तो वेक्टर इम्पेडेंस ट्रायंगल के टर्म में सोचोगे तो यू विल रियलाइज, इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ इम्पेडेंस, दिस वाज योर वन साइड विच वाज बेसिकली रेजिस्टेंस का साइड. दिस वाज रेजिस्टेंस साइड ना, जिसको तुम ईआर बोलते हो बेसिकली. देन यू हैव अनदर साइड विच इज रिएक्टेंस साइड. अब यहाँ पे चलो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे रिएक्टेंस दोनों का मिला के आ रहा है. मान लो कैपेसिटर भी है उसमें, मान लो उसमें इंडक्टर भी है, तो ये रिजल्टेंट रिएक्टेंस है. और जो तुम्हारा इम्पेडेंस था वो इम्पेडेंस था ये हाइपोटेन्यूज. दिस वाज द इम्पेडेंस. सही है, गुड. नाउ इफ आई वांट टू हैव मैक्सिमम पावर, आई नीड टू रिड्यूस इम्पेडेंस समहाउ. आई कैनॉट रिड्यूस रेजिस्टेंस. तो व्हाट आई विल डू इज, मैं जो भी पैसिव लोड के लिए यूज करने वाला हूँ, अगर उस पैसिव लोड का हम लोग एक्चुअली पैसिव लोड का रिएक्टेंस सेट ही नहीं करते, हम जनरेटर का सेट करते हैं, क्योंकि जनरेटर हम एक्सटर्नल लगा रहे हैं. लेकिन आइडियली स्पीकिंग दोनों शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन टू कैंसल आउट. तो सर्किट में बचेगा क्या? रेजिस्टेंस. तो हम एक्चुअली जनरेटर का हम लोग सेट नहीं कर, हम सेट जनरेटर का करते हैं, पैसिव लोड का नहीं करते. इन्होंने क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया तुमको कि जो पैसिव लोड है उसका बताओ. तो ये कैंसल होगा तब जाके इम्पेडेंस मिनिमम होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ये बड़ा वाला साइड होता है, ये छोटा है, ये छोटा है, इन दोनों का रिजल्टेंट जेड है. तो अगर मैं ये साइड को कैंसिल करूंगा तो जेड कम होगा, और जेड कम होगा तो आई बढ़ेगा, और आई बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा. गुड. तो उसका थ्योरेटिकल ही सॉल्यूशन है, उसका कोई, यू डोंट हैव इक्वेशंस टू सॉल्व दैट. अगला क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी फॉर विच अ 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर हैज रिएक्टेंस, ऐसा जोक है. आपको बोला है 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर का रिएक्टेंस का वैल्यू 1/1000 होने के लिए फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए. अच्छा, व्हाट इज दिस, डू यू रिमेंबर? ओमेगा सी. तो x इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी. तो f इक्वल्स टू 1/2 पाई एक्स सी इंटू सी. गुड गुड. तो f इक्वल्स टू 1/2 पाई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स सी? 1/1000. 1/1000 बोला, 1/1000 ही था होपफुली. यस. एंड व्हाट इज कैपेसिटेंस? 5 माइक्रो. हो गया, गुड, हो गया. नीचे पाई कैंसिल नहीं करना. ये कितना है? 10. कितना है ये? 10. और 10 टू, अरे 10 टू माइनस 6 तो 10 टू माइनस 5. बराबर, गुड. 10 टू माइनस 5. तो ये आ गया 10 टू माइनस 5. ये गया ऊपर, तो कितना हो गया? 10 टू प्लस 5. हाँ कि ना? एक छोटी सी गलती की तो गए 10 टू माइनस 5 ऊपर जाके 10 टू प्लस 5, और ये 1000 ऊपर जाके 10 टू 3, और नीचे क्या बचा? पाई. बचा क्या? ये टोटल कितना हो गया? 10 टू 8. तो इसको मैं 100 इंटू 10 टू 6 लिख सकता हूँ क्या? हाँ, लिख सकता हूँ. व्हाट इज 10 टू 6? मेगा हर्ट्ज, मिलियन हर्ट्ज. तो 100/पाई मेगा हर्ट्ज. ऐसा है क्या? ऐसा है. ऑप्शन नंबर ए में है.